सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। मुल्क में इंतखाबी माहौल उरूज पर है। इस वक्त खास तौर पर मुल्क की दोनों बड़ी जमातें पंजाब में खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। आज ननकाना साहब में मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया जिसमें लीगी कायद नवाज शरीफ ने कहा कि क्या कोई आज ये कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है। आज डॉलर, चीनी, रोटी सब महंगी हो गई है। ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, उनकी जानिब से ये पूछा गया। मरीम नवाज ने कहा कि 8 फरवरी को शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि नवाज शरीफ को किसी बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े। जबकि आज बिलावल ने भी, हमने देखा कि उनकी जानिब से भी सरगोदा में जलसा किया गया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। ये शेर वाले अपोजिशन में बैठेंगे। तो आज के जलसों में तकारीर की गई, वो पहले आपको दिखाते हैं। तो जनाब, इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म का फैसला पंजाब से होगा। ये सवाल लेकर मैं अपने पैनल की जानिब जाऊँगी। पैनलिस्ट का मैं तारुफ आपके साथ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ कराची स्टूडियो में नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद से एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। ज़ाहिर शाह शराजी हमें पेशावर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। जबकि लाहौर से हमारे साथ असद निज़ामी साहब मौजूद हैं। पहला सवाल लेके मैं लगारी साहब की जानिब आऊँगी। लगारी साहब, ये पंजाब पर जो हम देख रहे हैं कि बड़ा फोकस इस बार किया जा रहा है, जलसे किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर इस बार ख़ास बात यह है कि इस बार पीपल्स पार्टी भी पंजाब की सियासत में हमें इन दिखाई दे रही है। तो क्या ये आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म वहाँ से बनता है, पंजाब से कोई तारीख़ ऐसी रही है जिसकी वजह से इस बार खासा फोकस नज़र आ रहा है पंजाब पर? एक तो ये है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। हम दुआ गो भी हैं, हम जिद्दोजहद भी कर रहे हैं, हम बातें भी करते हैं, हम मुतालबात भी करते हैं कि भाई पंजाब को तकसीम करके सरायकी सूबा बनाओ ताकि ये सारे का सारा जो हेजेमनी है कि सब देख रहे होते हैं कि ये कहाँ तख्त लाहौर की तरफ नज़रें होती हैं, वो नज़रें हटें और लोग और भी मराकज़ की तरफ देखें। तो ये है कि अगर जब सरायकी सूबा बनेगा तो फिर एक और सवाल होगा कि जनाब अब कहाँ से ताकत आती है, कहाँ से पावर आती है। 141 सीटें हैं पंजाब में कौमी असम्बली की। तो ज़ाहिर है जो जिन पार्टियों को वज़ीर आज़म के मनसब पर जाना है उन्हें तो पंजाब में वक्त लगाना पड़ेगा। और PMLN 141 सीटें अगर ले जो कि बहुत ये नामुमकिन है, ये मुश्किल नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ नामुमकिन है, नहीं ऐसा हो सकता है। तो उसे तो फिर भी ज़रूरत पड़ेगी दूसरे सूबों में जाने की कि वहाँ से भी उनको मदद हासिल करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। और इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत टफ है। आज भलवाल का जलसा, यानी सरगोदा के बाद भलवाल का जो जलसा था बिलावल का, वो भी बड़ा जो है सोशल मीडिया पर जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से उसको लोग देख रहे हैं, तो उससे तो लग रहा है कि जनाब सरगोदा में एक ज़माने में पीपल्स पार्टी ने 3 सीटें ली थी। इस बार भी भलवाल सरगोदा यहाँ से जो है वो पीपल्स पार्टी सीटें निकाल रही है। तो अब वो नहीं है कि जी इनमें नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपकी खबर है पेशन गोई है। वैसे टाइम आपका हो गया, लेकिन मैं जाऊँगी कि इसकी वजाहत आप कर दें। नहीं, मैं समझता हूँ कि अब जो जलसे हुए हैं 2 ही एक ज़िले में, भलवाल में और सरगोदा में, तो एक बड़ी हमने तो ये पेशरफ्त देखी है। ठीक है, यानी आपकी एंटिसिपेशन। एहतशामुल हक साहब, आप क्या समझते हैं पंजाब पे जो इस बार फोकस है ये इसी वजह से है कि समझा ये जाता है कि हमारी तारीख का हिस्सा रहा है, वज़ीर आज़म मोस्टली हमने देखा है पंजाब से आए हैं? देखिए, हम ना पंजाब की सियासी तारीख आप देख लें, प्री पार्टीशन भी अगर आप देख लें तो और अब भी देख लें, हमने यही देखा क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा होना और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि 13-13.5 करोड़ की आबादी है, यहीं से प्राइम मिनिस्टर बनता है जो जीता है। और आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने तो हमेशा यहीं से जीते हैं और यहीं से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। एक आध सीट इनको मिलती थी हज़ारा से, आप देखने कराची से कुछ नहीं मिलता, सिंध बिल्कुल फारिग है। तो इनके लिए या एक आध कोई और जगह होती होगी बलूचिस्तान में, तो उनका सारा फोकस हमेशा से यही रहा है कि मैं यहीं से, क्योंकि बड़ा सूबा है, यहाँ से ज़्यादा सीटें मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस सामना उनका है ये सेंट्रल पंजाब से, ये लाहौर से अटक तक की सीटें हैं, ये पिंडी डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न, ये सारा मिला के लाहौर डिवीज़न। तो यही उनके लिए अच्छा होता है कि इन पे फोकस करें और इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। लेकिन अब डायनामिक्स थोड़ी तब्दील हुई हैं, ये मानना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि तजियाकार सारे परेशान हैं कि बिलावल भुट्टो ने इतना ज़बरदस्त बलवाल में जलसा किया है, कोई तवक्को नहीं कर रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई वो तो 2013-14 के बाद तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। मेरा ख्याल है उन्होंने डेंट डाला है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के जलसे देखें आप, वो बहुत ज़बरदस्त जलते हैं। और उसमें आप देखने नई चीज़ जो है कि नवाज शरीफ साहब
पहले तकरीर करते हैं, उसके बाद मरीम नवाज़ को लेके आते हैं। वो भी एक सिग्नल है अपनी फैमिली को भी और अपनी पार्टी के लोगों को भी कि जी मेरी जगह अब यही लेने वाली है। तो मुझे लग रहा है बड़ा वाज़ेह तौर पे कि नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, देखे तो 32% उन्होंने जंप किया, 52% उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है, 57 जो है ना वो पीटीआई के फाउंडर की है। तो मुझे नहीं लगता जो समझ रहे थे कि ये जनाब वॉक ओवर होगा पीटीआई का और कोई नहीं पूछेगा ना पीपल्स पार्टी को ना पीएमएलएन को, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। बड़ा टफ कंपटीशन होने जा रहा है और ये जो बातें हो रही थी कि जी आपको इनके साथ नहीं दे रहा, ये दोनों बड़ी पार्टियां डेंट डालेंगी। जाने में चलूंगी असद निज़ामी साहब, पंजाब में आप भी समझते हैं कि कोई डेंट डल गया, और अगर डला है तो उसकी रीजन आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। असल में जी जो आपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम इस दफ़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलके जो है गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये इशारा इस तरफ किया जा रहा है बेसिकली कि देखें पीटीआई से जब से बल्ला ले लिया गया है उनके ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग जो हैं वो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट है, सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट है। अब जब इलेक्शन के अंदर जाएंगे वो और ज़ाहिर उनके कैंडिडेट्स जीतेंगे तो वो नून लीग की तरफ तो नहीं जा सकते क्योंकि वो उनके खिलाफ लड़े हैं, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली पीटीआई नॉन एग्जिस्टेंट है। तो पीपीपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनती है जिसके साथ वो कोलिशन करके पंजाब के अंदर यस डेंट डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ उनके जलसे की हद तक बात कर लें तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर, लेकिन ये भी उनका अनएक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा जलसा होगा। तो डेफिनेटली लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इस दफ़ा गेयर अप कर रही है पंजाब के अंदर कुछ करने को। उसके साथ साथ अगर मरीम नवाज़ की भी बात की जाए, आपने जैसे भी कहा कि जी नवाज शरीफ साहब पहले तकरीर करते हैं और उसके बाद मरीम नवाज़ को कराते हैं, तो ये बेसिकली दो यंगस्टर्स का एक लॉन्च भी समझें आप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर, जिसमें जरदारी साहब का मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि उनके मैनिफेस्टो के अंदर जो है कुछ चीज़ें जो हैं जो यंगर लॉर्ड को अपील करती हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है बात कि सिर्फ यंगस्टर्स की पार्टी जो है वो तरीके इंसाफ है। पीपल्स पार्टी जो है वो 12 पार्टी मानी जाती है और उसके अंदर उनके जो कैंडिडेट हैं अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, चलें इलेक्शन लड़के एमएलए बन जाते हैं, जैसे आसिफा भुट्टो भी आजकल जो हम देख रहे हैं कि वो भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये समझा जा रहा है कि इस वक्त यूथ की पार्टी बनकर सामने आई है। बिल्कुल ठीक है, आपका टेक आ गया सर। जाहिर शाह शराजी साहब की जानिब चलूंगी, वो उनसे जानते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या तज्ज़िया है। सर आप भी समझते हैं कि इस बार वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब से ही बनेगा इस बार भी, और अगर ऐसा है तो क्या वजूहात है, क्या फैक्टर्स देख रहे हैं आप? देखिए मेरे जो जहाँ तक मेरी राय है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक मैसेज दे रही है बाकी पार्टीज़ को कि वज़ीर आज़म उन्हीं का होगा। अब वो शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये एक बात का सवाल है कि उनकी पार्टी के अंदरूनी मामलात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक तासुर ये दिया जा रहा है कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन ये बलवाल के जलसे के बारे में जैसे लगारी साहब ने कहा, बेशक पीपल्स पार्टी जो है जिसने ग्राउंड लूज़ किया था पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, और वो एक सिंध की पार्टी रह चुकी थी। अब इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक नया जो वलवला आया है बिलावल भुट्टो जरदारी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान, वो शायद ये तासुर दे रहा है कि पीपल्स पार्टी भी एक बड़ा जो है वो डेंट डालने का जो है वो सलाहियत रखती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जब बल्ला लिया गया, जब तक बल्ला नहीं लिया गया था मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात से परेशान थी कि वाकई इलेक्शन वो लड़ सकती हैं या नहीं, और ये तासुर भी था कि शायद 8 फरवरी का इलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन ऑब्वियसली पंजाब एक बड़ा सूबा होने की वजह से भी और वहाँ पे सीटों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भी हमेशा एज लेता रहा है। लेकिन देखिए इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म कहाँ से होगा। जो तासुर है वो नवाज़ लीग का कि वो यही है कि वो हुकूमत भी बनाएंगे और वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे। ये मेरे ख्याल में समझता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर एक लिहाज से एक प्रेशर टैक्टिक भी है नवाज़ लीग की कि वो दूसरी पार्टियों को अंडरमाइन करे। जो बिलावल भुट्टो ने एक बात की कि हम आज़ाद जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो एक तासुर ये भी इस वक्त बन रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो कि दावा कर रहे हैं कि वो 70% से ज़ायद उनके वोटर्स हैं और वो इलेक्शन के दिन वोटर्स को निकालेंगे और वो सीटें भी एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं एक बार बिल्कुल वाजे कर दूं कि पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख हो चुका है, हम
चूँकि आगे भी हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। अभी हम जो देख रहे हैं कि इंतखाबात में 16 रोज़ बाकी रह चुके हैं, मुल्क में जल्द से जुलूस कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में तशवीशनाक पहलू नाजरीन ये है कि एडिशनल IG कराची ने आम इंतखाबात के लिए कराची का 80% इलाका हसास करार दे दिया है। फिर इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात के सबब पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। KP और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो पहले ही सिक्योरिटी खदशात का बारहा जिक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल खदशात के साथ हम ये सवाल यहाँ पर उठाते हैं कि आम इंतखाबात में सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जाएगी, क्या अहम सिक्योरिटी खदशात के साथ इंतखाबात में हम जा पाएंगे। ये सवाल लेकर मैं चलूँगी अपने पैनलिस्ट के जानिब। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो सारी सिचुएशन बनी हुई है कितना बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए? अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरी समझ से बालातर हैं। जो पंजाब के IG ने गुज़श्ता दिनों कहा कि जनाब हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं और हमारे पास सिक्योरिटी की नफरी कम है, और आज वही बात, तकरीबन वही बात जो है ये सिंध के या कराची शहर के जो एडिशनल IG हैं उन्होंने भी बिल्कुल, खादिम इमरान साहब ने भी वही बात की है। और फिर हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी लगभग ऐसी ही बात की और नफरी के शार्टेज की बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची पुरअमन है, पंजाब भी पुरअमन है। हमें सिक्योरिटी के इक़दाम तो करने ही हैं, लेकिन ये तासुर देना, इस दो उसके नताइज निकलते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि निगरानों के ये तासुर होगा या निगरान ऐसा चाहेंगे। एक तो ये होता है कि टर्न आउट को रोकने के लिए शायद इस तरह की बात की जाती है कि जनाब उसको मैनेज किया जाए, और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन को मैनोवर करने का तरीका ना हो, कोई इलेक्शन को कोई मैनोवर ना करे। असल बात ये है कि जब वक्त का ख्याल किया जाता है कि जनाब हमारे पास जो है सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, हम क्या करें, किस तरह के करें, तो सिक्योरिटी की आड़ लेकर इलेक्शन को मैनोवर ना किया जाए। इलेक्शन कराची में तो जिस तरह से माजी में होता रहा है कि या तो आप डंडा हाथ में लेकर इलेक्शन का रिजल्ट बनाएं, या फिर ये कि एक खौफ बना कर दें, और या फिर एक बैठकर जो है तशरी में सजा कर किसी को दे दें, इस तरह का तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूँगी असद निज़ामी साहब की जानिब जाना। असद निज़ामी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये, चूँकि अभी पंजाब में दफ़ा 144 की बात हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर दूसरी जानिब जलसे जुलूस बहुत हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग खासी एक्टिव वहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तो ये किस तरह से सारी चीज़ें मुमकिन है, और दूसरा ये कि क्या वाकई ये जो सिक्योरिटी खदशात हैं किसी हद तक असरअंदाज हो सकते हैं इलेक्शंस पर? देखिए जी, सिक्योरिटी तो जाहिर है हर इलेक्शन पे हमने देखा है कि एक भारी नफरी होती है। ऑब्वियसली इसके साथ साथ मैं ऐड कर दूं कि एक इशू ये भी चल रहा था कि जी वो जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट ने तनकीद की थी जी कि आप हमें आने नहीं दे रहे, तो 49 वीज़ा इशू कर रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं जर्नलिस्ट कवर करने के लिए। जाहिर उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। उसके अलावा इलेक्शन डे पे सिक्योरिटी को ये सेक्शन 40 जो है, इसकी अगर बात करें तो ये ज़रा एम्बिग्यूअस, सारा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी डिटेल है वो ये कहती है जी कि असले की नुमाइश लाइसेंस और अनलाइसेंस वो नहीं की जाएगी, हवाई फायरिंग नहीं की जाएगी। 144 के तहत ये नहीं कहा गया जी कि आप इलेक्शन के अंदर कैंपेनिंग नहीं कर सकते, जलसे नहीं कर सकते, सिर्फ उन जलसों के अंदर कि जी दो सियासी पार्टी आपस में लड़ना पड़े हैं, मुखालिफ पार्टियां, इसलिए सेक्शन 144 है। मुझे ये लगता है कि ये 144 में जो ये गुंजाइश हल्की सी छोड़ी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस वजह से कुछ अगर जलसे जो ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं तो फौरन इनके पास ये बैक पॉकेट में होगा जी जलसे भी बंद कर दिए जाए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आपने कराची की हद तक भी बात की, वहाँ भी इजाफी 625 मिलियन रुपीज़ का उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी और हमें पैसे चाहिए सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। अभी तक अगर लगारी साहब से मैं एग्री करता हूँ कि मतलब अभी तक तो पुरअमन ही रही है मोस्टली चीज़। NA 230 में एक वाक़या हुआ था, लेकिन वो भी उन्होंने कहा था कि उनके ज़ाती मामला थे उसके तहत हुआ था। तो जाहिर सिक्योरिटी उस तरह से तो देनी है। लेकिन आईजी पंजाब साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना जो आज आया है सिक्योरिटी के लेकर। जी 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 बिल्कुल डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं तो सिर्फ इस तरह से बात कर रहा हूँ कि मे बी इस चीज़ को भी यूज़ किया जा रहा है फॉर सम सॉर्ट ऑफ रूम टू बी क्रिएटेड कि आगे जाके इसके अंदर अगर कैंपेनिंग ही बंद करने चाहिए, बाकी सब ने हवाले से भी चीज़ें हो रही हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब भी कई बार ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात आगे पहुँचा चुके हैं कि सिक्योरिटी के मसाइल, इंतखाबी कैंपेन वैसे नहीं हो पा रही, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं? ऑलरेडी इलेक्शंस हम देख रहे हैं डिलेड हैं। देखिए, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके हमेशा सिक्योरिटी के लिहाज से हसास रहे हैं, और अब जो इलेक्शन कमीशन ने कल डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक
15,000 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें से 11,000 हसास हैं, जिसमें 6,000 इंतहाई हसास हैं। और जो हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले इस साल में कम से कम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी जो है तकरीबन कम से कम जो है वो 30 से 40% तक इजाफा हुआ है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, मौलाना साहब जो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं दिया जा रहा कि सिक्योरिटी के खर्चात है वो बाहर नहीं जा रहे। और आप देख रहे हैं कि जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब या बिलावल साहब जो है वो तमाम मुल्क के अंदर जलसे करें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप इस बेल्ट के अंदर जो कि सदर्न बेल्ट है उसके अंदर किसी किस्म का बड़ा जलसा हमने आज तक नहीं देखा, ना JUIF का देखा। अवामी नेशनल पार्टी ने अपने खदशात का इजहार किया है कि वो जो है बाहर नहीं जा सकते, वो लोगों से मिल नहीं सकते, बड़े जलसे नहीं कर सकते और कॉर्नर बीटिंग के ऊपर वो फोकस है। तो बिल्कुल डेफिनेटली देखें, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो कि जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ, वहाँ इस किस्म के मसाइल मौजूद हैं। और हमने देखा क्योंकि दहशतगर्द तंजीमों ने बाकायदा मौलाना साहब को और ANP को थ्रेट भी जारी की कि हम उनकी इलेक्शन रैलीज़ को टारगेट करेंगे। तो ये कंसर्न बार बार ये दो बड़ी पार्टीज़ जो है वो शो कर रही हैं कि उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में वाकई यहाँ सेक्टेरियन इशूज़ भी हैं, यहाँ दहशतगर्दी के इशूज़ भी हैं। लेकिन कल मेरी बात हुई थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से और उन्होंने कहा था कि चाहे हालात जैसे भी हों 8 फरवरी को वो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। एक जो बड़ा कंसर्न है वो है यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों की कमी, 49,000 की कमी का जिक्र जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के IG ने तकरीबन 15 दिन पहले किया था। और रीज़न ये है कि जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है वो कम से कम उसकी 7 प्लाटून ऐसी हैं जो कि तमाम मुल्क के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि जी जी जी। एहतशाम साहब, एक आखिरी पॉइंट में बताना चाहता हूँ ये है कि जो FC की प्लाटून्स हैं वो इस वक्त तैनात हैं जो हाई लेवल की सिक्योरिटी के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनकी वापसी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है एहतशामुल हक साहब, अभी हम देख रहे हैं कि पहले बात सिर्फ पख्तूनख्वा तक थी, अब हम देख रहे हैं कि विद एवरी पासिंग डे ये कंसर्न जो है ये इशू सिक्योरिटी वाला ये ग्रो कर रहे हैं। तो इस सारे सिचुएशन में आप समझते हैं कि इलेक्शंस में जाना इज़ इट पॉसिबल फॉर अस? देखिए आमना, मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको कह सकते हैं कि कोई मेडअप मामला है। देखें ये सिक्योरिटी के खदशात, चैलेंजेस और रिस्क तो डेफिनेटली हैं। अब ये कौन नहीं मानता कि 2014 के बाद जो दहशतगर्दी की लहर एक नए सिरे से पाकिस्तान में आ चुकी है। ये आप देख लें, ना सिर्फ KP का इलाका देख लें, बाकी इलाके देख लें, इवन इस्लामाबाद छोटा सा एक कैपिटल है। कल परसों जनाब तीनों यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी गई थी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। बिल्कुल। देखिए सवाल इस वक्त यह है कि जो दहशतगर्द हैं हम ना, देखें वो उनके पास इनिशिएटिव उनके पास है, फेसलेस चेहरा उनका, और वो एडवांटेज पे पोजीशन पे होते हैं। और पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, वो तो तलाश कर रहे हैं मौके की तलाश में कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज़ किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरीके से कोई बहाना किसी के लिए बन सकता है कि जी इलेक्शन को दूर कर दिया जाए। देखें आप जिस तरीके से आप बाकायदा एक आप देख लें रैपिड रिस्पांस फोर्स बन गई है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आप देख लें जिस तरीके से ये मैनेजमेंट सेल बन गया है कि इसको कैसे डील करना है, सूबों और मरकज़ के दरमियान कोऑपरेशन हो रहा है। इवन काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है ना रिविजिट हो रही है अमेरिकन के साथ, बाकी मुल्कों के साथ। अभी देख लें कौन नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में दाइश की प्रेजेंस है, अलकायदा की प्रेजेंस है, TTP है, हिंदुस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान के कुछ और धड़े मैदान में आ चुके हैं। और मैं ही नहीं कहता भी आप देख लें आए दिन इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो वो तो चाहेंगे हम ना कि खुदा ना खास्ता इस तरह का मौका मिले। और फिर मुझे बताएं 24 करोड़ के अवाम में आप कैसे रोक सकते हैं जिस बंदों का हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा लिबास पहनते हैं, और आप देखने उनके सहूलतकार भी पाकिस्तान से उनको नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको स्ट्राइक करना बड़ा आसान होता है। अब सवाल इस वक्त अहम यही है कि इन हालात में ये हुकूमत की जिम्मेदारी तो बनती है, हमारे इंटेलिजेंस के सिक्योरिटी के इदारे, सियासी जमातें अपने तौर पर कर रहे हैं। जी करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा निगरान सेटअप के लिए कि किस तरह से इस सारे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, खास तौर पे क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और दिन ब दिन हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। जनाब अब हम थोड़ी सी बात कर रहे थे PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक, जो कि हम देख रहे हैं KPK में वो काफ़ी पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये दावा तो कर दिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा, पख्तूनख्वा में मेरी हुकूमत आ रही है। इससे कबल मरियम नवाज़ भी दावा कर चुकी हैं कि मानसहरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को ही सुना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बा गाह नहीं है कि कोई भी आए और तजुर्बा करके चलता बने। ये मरियम नवाज़ साहिबा के अल्फाज थे जब उन्होंने जलसे में खिताब किया था। बिलावल भुट्टो भी हमें KP में खासे एक्टिव दिखाई दिए। मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न के हर बड़े जलसे में वर्कर्स कन्वेंशन उन्होंने बड़े बड़े किए हैं। उसके अलावा जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गुज़श्ता 10 साल से KP में हुक्मरान थी। इसके बाद दूसरी बड़ी जमात JUIF है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स क्या बन रही है, कौन सी जमात वहाँ ज़्यादा सीटें जीत सकती है,
इस पर हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी ज़ाहिर शाह शराजी साहब से पहले इसका टेक लूँ, क्योंकि सर आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप बेहतर तरीके से सारी सिचुएशन देख सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ है। तो सर क्या देख रहे हैं अभी इस बार, क्योंकि पहले 10 साल PTI को मिले और उसके बाद अब सिचुएशन चूँकि डिफरेंट है, PTI इस वक्त ज़ेर अज़ाब है, तो अभी क्या आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर? देखिए, मेरे ख्याल में काफ़ी अनसर्टन सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के जो डेजिडेंट्स हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब, इन्होंने पिछले 10 साल इस सूबे में हुकूमत की, तो हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के टॉप कमांडर इस वक्त अपनी पार्टी बनाकर ये दावा कर रहे हैं कि इस सूबे के अंदर जितनी डेवलपमेंट्स हुई, चाहे हेल्थ कार्ड था, चाहे वो CPAC के मनसूबे थे, चाहे वो हाइडल प्रॉफिट के मनसूबे थे, इसके अलावा दूसरे जो एजुकेशन प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, वो सब उनके मरहून मिन्नत हुए। और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पार्टी का इसके अंदर कोई रोल नहीं रहा, तो ये बिल्कुल एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा, अगर तहरीक इंसाफ से ये लोग निकले हैं तो मेरे ख्याल में कुछ वादों के साथ निकले होंगे, और इसी वादे के ऊपर जब हमारी बैकग्राउंड में बात होती रही तो दोनों लीडर्स ये दावा करते रहे कि वो हुकूमत बनाएंगे। इस वक्त 73 के करीब इनके उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी, इस वक्त JUIF हम पिछले इलेक्शन में भी देखें 2018 में बहुत सारी सीटों पर रनर्स अप रही, और उस असम्बली के अंदर भी इनके 18 के करीब जो है वो कैंडिडेट्स थे। तो इसका मतलब JUIF एक बार फिर ट्राई करेगी, और उनका भी ये दावा है कि वो हुकूमत बना सकते हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के बैनर से बाहर लड़ के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी भी एक बड़ी तादाद है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि शायद तहरीक इंसाफ और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, PTI पार्लियामेंटेरियंस और JUIF, वो शायद इस पोजीशन में हो कि अगर वो मिलकर हुकूमत बनाएं तो बना सकते हैं। और परवेज़ खटक साहब हमेशा बड़े जो है वो आप कह सकते हैं ज़ीरक सियासतदान रहे हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, ANP है, QWP है, जमीयत उलमा इस्लाम है, उनके साथ उनके मरासिम काफ़ी बेहतर रहे हैं। और हमने देखा कि पिछली जो सूबे की जोड़ तोड़ के वो बड़े माहिर हैं, तो मेरे ख्याल में उनका दावा किसी हद तक जो है वो सही भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी की सूरत के बारे में इस वक्त मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी शायद जो तजिया है, ज़ाहिर शाह का तजिया खासा वजनी है, और उनका वहाँ होम ग्राउंड भी है, और दूसरा ये कि तमाम लोगों से राब्ते में रहते हैं, और उनका तजिया जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों हजरात ने, साबिक वज़राए आला ने मिलकर पार्टी बनाई है, इसकी कोई ऐसी हमें कोई डायनामिक्स ऐसे नज़र नहीं आए हैं, और ऐसा कोई क्रिज्मेटिक चीज़ें हमें नज़र नहीं आई जो लगे कि जनाब इन्होंने आते ही मैदान फतह कर लिया। ऐसी सूरत हमें लगी नहीं है, और हमें अब तक ऐसा तासुर नहीं बनाया है कि बतौर पॉलिटिकल पार्टी वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं और रिकगनाइज करा चुके हैं और मास्टर्स में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुझे नहीं लगा है कि वो मास्टर्स में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मास्टर्स में एक हद तक जो वोट डालने के लिए निकलता है, उसमें उनके खिलाफ वोट करने वाले ज़्यादा होंगे, उनके हक में वोट करने वाले शायद कम होंगे। इसी तरह से JUI का एक असर है, और उसके जो मखसूस हल्के हैं वहाँ से वो जीतेगी। लेकिन ANP और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग तीनों ये भी बड़ी पार्टियाँ बनकर आ सकते हैं। शेरपाल साहब को हमें नहीं भूलना चाहिए, शेरपाल साहब भी एक बहुत अहमियत रखते हैं। और फिर ऊपर जो है वो अपना पश्तून जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उसके भी उम्मीदवारों के उसमें जो साबिक फाटा के इलाके हैं उनमें उनके भी जीतने के इम्कान हैं। बहुत मुनक़सिम किस्म का मैंडेट होगा। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वज़ीर आला कौन बनेगा, परवेज़ खटक साहब बनेंगे या कोई और बनेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एहतशाम साहब आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को KP में? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि PTI की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ परवेज़ खटक और महमूद खान जो है ना वो आसानी के साथ अपनी हुकूमत बना पाएंगे वहाँ पे। देखें, दो चीज़ें हैं हमना, एक तो है कि जो नॉन कैंडिडेट्स हैं ना, जिनको लोग जानते हैं PTI के, वो तो ठीक है, लोग उनको वोट करेंगे। अभी इसलिए तो कहते हैं कि बल्ला ना मिलने की वजह कन्फ्यूजन तो है, वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा। और तीसरी बात है कि आज़ाद अरकान का रोल बहुत ज़्यादा होगा। देखिए ना, ओवरऑल मुल्क पे आप देख लें 17,500 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें 11,500 जो है ना वो आप देख लें जो इंडिपेंडेंट है, 6,000 के करीब जो है ना वो असम्बलियों अपना सियासी जमातों से हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो इंडिपेंडेंट है इनका बड़ा रोल होगा। प्लस ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बाकी सूबों की निस्बत PTI की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे KP में, लिहाजा उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर पे, अगर जिस तरह इलेक्शन मोमेंटम बन रहा है, चीज़ें चल रही हैं, कि वहाँ पे PTI के अलावा कोई और इतनी आसानी के साथ हुकूमत बना पाएगा। जी ठीक है। असद साहब, आपको कौन ताकतवर दिखाई दे रहा है इस वक्त KP में? दावे तो सब कर KP का एक हमेशा से है कि वो बड़ी क्लैरिटी दिखाते हैं
कि किसकी तरफ लीन कर रहे हैं। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की तरफ, एक ज़माने में PTI की तरफ पिछले इलेक्शन के अंदर, और KPK का ये हमेशा अगर वो ज़हन बना लें तो फिर उसी तरफ लीन करते हैं और वोटिंग करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो खट्टर साहब के बयान हैं वो उनमें इतनी संजीदगी है कि वो स्वीप कर जाएंगे। वहाँ पे PTI का बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हाँ, PTI इस इलेक्शन के अंदर KPK में भी एक ज़रा हैंडीकैप पोजीशन में जा रही है, उनके बल्ला छीन ली है उनसे, लेकिन उसके ऊपर भी हमें नज़र आता है कि उनके सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के थ्रू वो काफ़ी एक्टिव है। इनफैक्ट आज ही मैं देख रहा था कि एक डायरेक्ट फेसबुक मैसेंजर के ऊपर एक चीज़ बना दी गई है जिसके ऊपर अगर आप अपना जो भी हल्के का नंबर है आप भेजेंगे तो आपको फ़ौरन इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऑटोमेटेड तरीके से कि जी आपका कैंडिडेट कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो इससे तो ये नज़र आता है कि PTI जो है वो कॉन्फिडेंट है। उसके साथ साथ JUI की अगर बात की जाए तो यस, अगर तो ये PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ मिलके डेफिनेटली कोई ना कोई अपसेट हो सकता है। और इस दफ़ा मज़े की बात यह है कि जहाँ बाकी सब जगह थोड़ी सी बहुत ही क्लैरिटी है कि पंजाब में क्या होने को जा रहा है और सिंध में क्या होने को जा रहा है, इस दफ़ा KPK में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि वहाँ पे काफ़ी लोग स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि PTI को इसके अंदर समझना कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है, ये गलत बात होगी। ठीक है, बिल्कुल सही, आपका टेक सामने आ गया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आते हैं तो फिर मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम देख रहे हैं कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की मईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया है। IMF से कर्ज के बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ हमने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देखी जिसमें नवाज शरीफ हुकूमत को मुआशी कारकर्दगी में बेहतरीन करार दिया गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि नवाज शरीफ ने मुआशी मुश्किलात में PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के माहौल में आलमी रिपोर्ट्स की अहमियत पर क्या असरात होते हैं। इंतखाबी दिनों में आलमी रिपोर्ट्स का मंजर आम पर आना सियासी जमातों के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है, ये सवाल लेकर मैं एहतशाम साहब की जाने जाऊँगी। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो चीज़ें आमना बुनियादी तौर पे इस हवाले से देखें। IMF का प्रोग्राम तो अब सारी दुनिया कह रही है और पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि ये इसके बगैर हमारा चारा ही नहीं था, बल्कि अब तो बिल्कुल ऐसा कह दिया गया है कि जी जिस तरह 2024 में फिर हमने एक नया प्रोग्राम लेना है, जैसे शुबान के बाद रमज़ान ने आना है, सर्टन है कि यही होगा, तो इनके पास हमने जाना ही जाना है। देखें, जो पिछले अदवार में ख़ास तौर पर 16 माह में जो तबाही फेरी की ना PDM ने, और माजरत के साथ जो इसहाक़दार साहब का रोल लाया, अभी आप देख लें, कल अच्छा इंटरव्यू किया हमारे आमिर रियाज साहब ने, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बात मानी। उन्होंने कहा कि पेरिस में खुद शहबाज साहब गए और नहीं लेके गए इसहाक़दार को कि काम ख़राब कर रहे हैं, वहाँ जाके IMF के MD से मिले और फिर वो सारा का सारा दोबारा से रिवाइव किया IMF का प्रोग्राम। अब देखें, ये जिस अंदाज से बाहर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम ना आप और मैं तो नहीं कह रहे हैं कि चलें किसी के लिए नरम गोचा है तो हम दो चार, जैसे कहा जाता है कि जी पिल डैट और अब दूसरे जो अदारे हैं, कुछ लोग हैं वो उनकी सपोर्ट PMLN की कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह है, तो ये इनमें बड़ा वज़न है। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरह अब IMF ही कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने रिफॉर्म के मामले में और जो उनको एजेंडा दिया गया वो पूरा किया उन्होंने, तो मैं लगता है बड़ा टफ टाइम है। लेकिन साथ ही IMF कह रहा है आमना के $71 बिलियन चाहिए 3 सालों में अगले, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही मुश्किल काम होगा इकॉनमी को वापस लाना। जितनी सियासी जमातें नारेबाजी तो कर रही हैं, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं है सिवाय इसके कि बेल्ट टाइटनिंग करें। और जिस अंदाज से कहा गया था कि जी डेवलपमेंट बजट को कट किया जाएगा, गैर ज़रूरी खर्चात कम किए जाएंगे, इन्होंने आके कुछ किए और ठीक असद निज़ामी साहब, अभी जो अभी हम देख रहे हैं, देखना है किसको आगे लेके जाता है कौन। ठीक है असद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक तो वही रिपोर्ट्स की कितनी अहमियत होती है, कितनी ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि हमारा निगरान सेटअप बार बार ये कह रहा था कि हमारी जानिब से रिलीफ दिया गया है, लेकिन IMF की रिपोर्ट, ये जो हमारे सामने रिपोर्ट सामने ये फिच की, वो कुछ और कह रही है, वो कह रही है IMF की वजह से हमें रिलीफ मिल रहा है। जी देखें, डेफिनेटली IMF के प्रोग्राम की वजह से रिलीफ तो मिली है, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा है। अब जो भी गवर्नमेंट आने लगी है, जो भी अपनी कैबिनेट बनाएगी, एक फाइनेंस डिवीजन बनाएंगे, उनके लिए बड़े संगीन मसाइल हैं आगे जाके, और वो कोई इजी टाइप ऑफ गवर्नेंस नहीं हो पाएगी उनसे। तो जो भी गवर्नमेंट बना रहे हैं उनके अगले चंद महीने बड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि आपने एक नए प्रोग्राम में जाना है, ये प्रोग्राम तो खत्म हो गया। उसके अलावा जो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, वो मिजरी इंडेक्स यूज करके उन्होंने जी 14.5% PMLN को दे दिया है, 16 PTI को, PPP के
ये ठीक है, रिपोर्ट्स होती हैं, मतलब ये गुड है न्यूज़ साइकिल को फिल करने के, लेकिन असल बात तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से देख लें तो जैसे एक पीटीआई एक बूबी ट्रैप छोड़ के गई थी पीडीएम के लिए पेट्रोल प्राइसेस की हद तक, तो इस दफ़ा रिकॉर्ड बोरिंग हुई है लोकल बैंक से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो अगली गवर्नमेंट आएगी पंजाब के अंदर, ये उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। ये जो सड़कें और ये जो अंडरपास वगैरह बन रहे हैं, चीज़ें ज़रूरी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट वो भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी IMF का नया प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, वो कौन सा प्रोग्राम होता है। अभी रिसेंटली जो फॉर्मर स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकिर हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एलिजिबल है, एक उनका इको क्लाइमेट डेट स्वैप प्रोग्राम होता है IMF का, पाकिस्तान फ्लड्स के बाद उसके अंदर भी एलिजिबल है, आयाम उसके अंदर जाते हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की फाइनेंस की डिवीजन चाहिए होगी जो जाके IMF से नेगोशिएट करेगी। और ये जो एक इलेक्शन आगे करने का और ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट से जो रोमांस है, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये लगारे साहब, ऐसी रिपोर्ट्स की कितनी रेलेवेंस है, एक खास तौर पे जब इलेक्शन का माहौल होता है, अवाम को मैनिपुलेट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है? नहीं, अवाम तो इससे मैनिपुलेट शायद नहीं होते हैं, वो अपना जहन बना रहे हैं और जिस तरह से जहन बनाएंगे वो देखेंगे। हमारे इकोनॉमिकल मसाइल बहुत बड़े हैं, इकोनॉमिक मसाइल से तो हम बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, लेकिन लोगों ने जो उनको अट्रैक्ट करेगा वो उसको बनाएंगे। इकनॉमी किसने बेहतर बनाई है, किसने बेहतर नहीं बनाई है, मेरे ख्याल में इस बारे में बड़े बड़े लोग नहीं समझते हैं। तो आम आदमी जो वोटर है इस बात को कैसे समझेगा कि क्या चीज़ है। और लेकिन एक बात तो जाहिर है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ अगर बहुत बड़ा अगर मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत बनाते हैं तो वज़ीर ख़जाना किसको बनाएंगे, क्योंकि इसहाक़ जो हैं वो नहीं उनको तो नहीं, वो नहीं चलते हैं। जादू की छड़ी चली। फिर उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं क्योंकि इस शो के अंदर लाइव इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये बारो करेंगे, फिर रज़ा बाकिर साहब को कहेंगे यार आप आ जाएँ, मेहरबानी करें, ये शायद उनको वापस ले आएँ और कहें कि जनाब वज़ीर ख़जाना का मनसब आप संभालें। ये भी हो सकता है। और लेकिन ये कि मईशत जिस समत में गई है और जिस तरह से सूरत-ए-हाल को संभालने की कोशिश की गई, वो रियासत के हालात को बेहतर करने की कोशिश की गई। अवाम के हालात तो बहुत बुरे हैं, अवाम के हालात आज भी बहुत बुरे हैं। अभी प्याज जो है वो 300 से ऊपर चला गया है, तो आप और चीज़ों के बारे में क्या? 800 हम प्याज की वजह से रो रहे हैं जी। तो आप समझ रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स की फिर रेलेवेंस? मैं समझता हूँ कि रेलेवेंस है, लेकिन इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोई ऐसी नहीं है। ठीक है, यही सवाल लेकर मैं ज़ाहिर शाह की जानिब चलूँगी। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं कि दो रिपोर्ट्स हमारे सामने की रिपोर्ट जो आ गई कि IMF की वजह से रिलीफ मिला, दूसरा ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको मुस्लिम लीग नून हम कल से देख रहे हैं बड़ा कैश भी करवा रही है, उसके हवाले से बातें भी हो रही हैं कि भाई बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इकॉनमी चलाई थी। देखिए, मेरे ख्याल में जो PDM के पिछले 16 महीने की हुकूमत एक बड़ा वाज़े जो है वो इशारा है कि इकॉनमी मुल्क की कहाँ चली। और अगर आप उसके बाद देखें केयर टेकर सेटअप के दौरान, चाहे वो IMF की सपोर्ट की वजह से या कोई और वजूहत उसकी ज़रूर होंगी, लेकिन आपका डॉलर 330 से जो है 279 पे आ गया। आपका पेट्रोल का जो पर लीटर रेट है वो 330 से कम हो के 260 पे आ गया। तो मेरे ख्याल में ये मैयर्स किस तरफ इशारा करती हैं? ज़रूरी बात यह है कि आपको वाकई जो है बेल्ट टाइटनिंग करनी है। आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स, आप बार बार बात करते हैं कि जी जो डिफेंस बजट है उसमें कट होना चाहिए, लेकिन आप और जो है ब्यूरोक्रेसी के बजट को देखें, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखें, आपके यहाँ जो खर्चियाँ हो रही हैं वो कितनी ज़्यादा है, तो इनके ऊपर कट क्यों नहीं लगता? तो मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इकॉनमी की, शायद कोई भी पार्टी आएगी उसके एक बड़ा चैलेंज होगा और बार बार उन्होंने जाना होगा वर्ल्ड बैंक की तरफ, IMF की तरफ। और दूसरा जो सर्कुलर डेट है, आपके जो डॉलर इन्फ्लेशन अगर एक बार फिर होता है तो फिर आपके जो इंटरेस्ट है इन कर्जों के ऊपर वो कहाँ तक पहुँचेंगे? तो मेरे ख्याल में एक विशियस साइकिल है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारे पाकिस्तान को घसीट रहे हैं उसके अंदर। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो इस वक्त ऐसे सर्कुलर डेट के अंदर हैं जो कि गैर ज़रूरी अखराजात के ऊपर उनके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। और बार बार अगर आप जा रहे हैं, भीख मांगते हैं, कभी आप अरब कंट्रीज से मांगते हैं, कभी आप चाइना की तरफ देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको अपने अंदर जो इकनॉमिक मैयर्स करनी होगी वो आपको जो है वो इस बात पे शायद जो है वो सपोर्ट करें कि आप आगे जो मुल्क के अंदर माशी हालात हैं उनको कैसे देखेंगे। लेकिन अवाम को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन की। वो इस वक्त चाहे आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे पिल्डैट की रिपोर्ट हो, चाहे किसी की भी रिपोर्ट हो, लेकिन उनके मसाइल शायद मेरे ख्याल में बढ़ते जा रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी सफ़र हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। यही सवाल आम आदमी का है कि भाई ये सारी रिपोर्ट, ये हर कोई अपनी कारकर्दगी का एतराफ़ तो करता है कि हमने ये करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, लेकिन
हमें रिलीफ कब मिलेगा? ये सवाल वहीं का वहीं मौजूद है, जिस पर अभी तक काम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाजरीन, चीनी नायब वजीर खारजा ने दौरा पाकिस्तान के मौके पर सदर ममलिकत, निगरां वजीर आजम, आर्मी चीफ और निगरां वजीर खारजा से होने वाली मुलाकातों में फरीकैन ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मईशत, ज़राअत और इंसानी वसाइल की तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया है, जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि CPEC के तहत जारी वो मनसूबे जो ताख़ीर का शिकार हैं, अब उनमें तेज़ी आ जाएगी। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत को CPEC के तहत जारी ताख़ीर के शिकार मनसूबों की तकमील के लिए फिलफौर कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत होगी, और इंतखाबात से कुछ ही रोज़ कबल चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है, ये सवाल लेकर एहतशामुल हक साहब के पास जाऊँगी मैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस विज़िट को, और साथ ही साथ जो भी पेशरफ्त हुई है इसमें? देखिए, हम ना माजी में भी और हम देखते हैं तवातर के साथ चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात सियासी तौर पे और सफारती तौर पे जिस तरह बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा, बल्कि हमेशा कहा जाता है कि जी पहाड़ों से बुलंद और शहद से मीठी और समुंदरों से गहरी दोस्ती, लेकिन ये जिस तरह ट्रांसलेट होनी चाहिए पाकिस्तान के मफादात में वो नहीं हो रही थी। और ये पहली दफ़ा हो रहा है। एक जो मैं ख़बर आपको दे सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, एक नया फ्रेमवर्क बनने जा रहा है जिसमें चाइना ने एग्री किया है, उस पर डिटेल तय हो रही है कि जी पाकिस्तान के 3 बड़े मनसूबे जो रुके पड़े हैं, और एक तो CPEC है, इस पर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है। ML1 हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट बिलियन ऑफ डॉलर का वो रुका है, आपका कराची सर्कुलर रेलवे है वो रुका हुआ है। फिर ये जो 9 इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनने थे, जहाँ से जॉब क्रिएशन होनी थी, जहाँ से सारा माल बन के एक्सपोर्ट होना था बाहर, जो हमारी इकॉनमी में उसको बेहतर करना था, जो हम बार बार कहते हैं बैगिंग बाउ लेके जा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, उसमें मददगार साबित होगा। तो ये पहली मरतबा चाइना ने एग्री किया, जहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारी पावर कंपनियों के पैसे रुके हैं वो नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान उनको बार बार कह रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताया जा रहा है कि जी कुछ मायदे ऐसे हुए हैं जिनसे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हुई, बड़े हाई मार्कअप पे हुए सिलसिले, लेकिन बहरहाल वो तो यही कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट हुकूमत के दरमियान आपके और हमारी जो मायदे होते हैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कई तहफ़्फ़ुज़ात हमने दूर किए। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमने सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये 3 प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं वाकई हमारी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहम साबित होंगी फ्रेमवर्क करने होने के बाद। और ये तय हो गया कि इस वक्त SIFC जो कर रही है उसको सामने रखते हुए ये प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे और डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ होगा। जी, यानी आप समझ रहे हैं कि ये आगे आने वाले दिनों में इस पे मजीद पेशरफ्त भी आप देख रहे हैं? एक पेशरफ देख रहा हूँ, दूसरा इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो आपका, मेरा और चाइनीज़ का और सब लोगों का एक मसला है, जो भी इन्वेस्टर आते हैं कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी नहीं होती। आज एक आप प्रोजेक्ट का एक पॉलिसी का ऐलान करते हैं, चंद दिनों बाद तब्दील हो जाती है। एक बैंक आप टैक्स हॉलीडे देते हैं किसी इशू के ऊपर, चंद दिनों बाद तब्दील हो जाती है। वो अब यही कह रहे हैं और SIFC उनको इंश्योर करा रही है कि ये अब ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म बुनियादों पे पॉलिसी तैयार होंगी और फिर होम ग्रोन पॉलिसी जो बनाई जा रही है, जो सब हम दोस्त भी ये बात कर रहे हैं कि बजाय इसके कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएँ, हम अपनी होम ग्रोन पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाते? हमारा डेवलपमेंट एजेंडा क्यों नहीं है? अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने जो अच्छे काम किए हैं वो जो मानने पड़ेंगे। जो 90 में उनकी हुकूमत बनी थी, जिस तरीके से डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुई थी, उसी को 2001 में हिंदुस्तान ने रेप्लिका किया और वो कामयाब हो गए। हमें चाहिए साहब के पास मैं लेके चलूंगी। लगारी साहब, एहतशाम साहब ने जो बड़ी अच्छी खबर दी है, एक तो इस पेशरफ्त को आप कैसे देख रहे हैं? जो रुके हुए हमारे मंसूबे ताखीर का शिकार थे, अब इन पर काम होगा, कौन कौन से इकदाम हमें करने हैं अभी? देखिए, मैं खुद कुछ चंद माह पहले ईरान गया तो मैंने वहाँ जाकर देखा है कि तेहरान से इस्फहान के दरमियान सफ़र के दौरान मुझे हर 10-15 किलोमीटर पर एक इंडस्ट्रियल जोन नज़र आया है, बहुत बड़ा। पूरे के पूरे शहर आबाद हो रहे हैं और जहाँ पर इंडस्ट्री जो है वहाँ डेवलप हो रही है और वहाँ अरबों डॉलर का वहाँ से एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं चीज़ों की। ज़ाहिर है उनके तो एनर्जी के वो बड़े वो हैं, उनके पास तो गैस और पेट्रोल भी है और वसाइल भी हैं, और उसके अलावा उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल ईरान ने खड़ा कर दिया है। ये सारा कुछ हुआ है। अगर आपके यहाँ ये जो होता है कि जनाब आपका इंडस्ट्रियल, आपके मोटरवेज बन गए, लेकिन मोटरवे के ट्रैफिक से तो आप उल्टा कर्जे में चले जा रहे हैं ना, आप उसके ऊपर वो चीज़ें बढ़ रही हैं।
असल बात यह है कि इनके साथ आपके इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। इंडस्ट्रियल जोन जो है आपके लिए रोज़गार लाते और आपके पास इंडस्ट्री डेवलपमेंट होती तो आपके पास एक्सपोर्ट्स के इम्कान बढ़ते। दूसरी बात यह है कि अगर ML1 की तरफ जाते हैं तो ये तो शानदार बात है। हम तो 15-20 सालों से सुन रहे हैं कि जनाब ऐसा शानदार होगा कि वज़र काशगर से ट्रेन चलेगी, शाम पता चलेगा कि शाम को गोदर पहुंच गई है। और मैंने खुद सफ़र किया हुआ है, यानी तकरीबन 3 घंटे के अंदर हम बीजिंग से शंघाई गए हैं। 3-3.5 घंटे लगे हैं, जबकि ये इस्लामाबाद से ज़्यादा फासला है, कराची से इस्लामाबाद से ज़्यादा फासला है ये। अगर इस तरह का आपके यहाँ ट्रैफिक में तेज़ी आती है और आपके यहाँ चीज़ें इस तरह से डेवलप होती हैं तो ये तो शानदार होगा। लेकिन हम चीज़ों को मैस ना करें, ख़राब ना करें, हम अपनी इकनॉमी को पॉलिसीज़ का तसलसल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल ठीक है, आपके ये पॉइंट लेके मैं चलूँगी ज़ाहिर शाह शराजी की जानिब। सर, आप देख रहे हैं कि इस पर अभी काम हो रहा है या जो रुका हुआ काम था ये होगा इस विज़िट के बाद ख़ास तौर पर? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे जो कंसर्न है वो चाइनीज़ को लाइन ऑर्डर की भी है, और दूसरा चाइनीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। शायद थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दूँ, जैसे शाम साहब ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स 3 जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक जो नया प्रोजेक्ट चाइनीज़ शायद डिस्कस कर रहे हैं वो काबुल हुकूमत के साथ, वो है वखान बेल्ट की जानिब से। वो पाकिस्तान के लिए शायद मेरे ख्याल में ज़रा मुश्किलात भी पैदा करेगा, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो वखान बेल्ट से डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ भी चाइनीज़ जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर CPEC के अंदर उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इस वक्त देखिए चाइनीज़ तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर सॉवरेन गारंटीज़ मांगते हैं। जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए बड़ा चैलेंज ये होगा, क्योंकि सॉवरेन गारंटीज़ के अंदर जैसे कि हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर, ग्रीस के अंदर सॉवरेन गारंटीज़ के बाद ये तमाम जितने प्रोजेक्ट चाइनीज़ डेवलप कर रहे हैं वो उनको ओन करते हैं। और यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज अब इस बात से खाइफ है कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चाइनीज़ यहाँ के चीज़ों को टेक ओवर ना करना शुरू करें। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, चाइना के साथ सबकी सॉवरेन गारंटी दी जाती है, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें सॉवरेन गारंटी नहीं है चाइना के ऊपर चलती है, और शायद उनके ये खदशात भी रहे हैं। जी, एहतशाम साहब कुछ कह रहे हैं, ज़ाहिर साहब उनको भी सुन ले। एहतशाम साहब क्या कह रहे हैं आप इस हवाले से? मैं ये कह रहा हूँ ज़ाहिर शाह, देखिए चाइना के साथ जितने प्रोजेक्ट है ना प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, सबकी सॉवरेन गारंटी है, उसको एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाली हुकूमत को भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर देखना होगा, क्योंकि देखिए अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की हम बात करते हैं तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब अगर हम देखें तुर्की के अंदर डेवलपमेंट क्यों है, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट क्यों है, आपके ईरान के अंदर डेवलपमेंट क्यों है, इवन अफगानिस्तान को देख लें, वो इट इज़ डेवलपिंग नाउ, क्योंकि वहाँ कंसिस्टेंसी। और आप अगर जाहिर बात है कि हर 3 साल बाद 4 साल बाद हुकूमत बदलती है और आपकी पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ बदलती है तो फिर प्रॉब्लम है। और देखिए चाइनीज़ का कंसर्न बड़ा वाज़ेह रहा है कि वो शायद इस बात पर भी वो खाइफ है कि आंदा आने वाली हुकूमत क्या करेगी, उसके बाद क्या करेगी। तो वी हैव टू इवॉल्व स्ट्रेटेजी जो कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट चाइनीज कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम पे तो नहीं कर रहे, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, दे वांटेड टू कैप्चर द मार्केट। जाहिर बात है कि वो सेंट्रल एशियन मार्केट्स की तरफ भी देख रहे हैं। और दूसरा एक एडिशनल खबर मैं देना चाहूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो तोरखम के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉर्डर बन रहा है, एक ट्रेड जोन, अब उसको देखें हम सेंट्रल एशियन को जी चलें असद की जानिब चलती हूँ। असद, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी जो हम इसकी रेलेवेंस इंपॉर्टेंस की बात करें, जो विजिट है एक सारे उस सिचुएशन में जब इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो आपको लगता है जो थमे हुए काम थे दोबारा से शुरू हो जाएंगे, इन पे काम शुरू हो जाएगा? जी, ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुस्बत एक चीज़ है जो हुई है। ये काम रुके हुए थे और रुकने की वजह ये है कि देखिए पिछली आप अगर 3 गवर्नमेंट्स भी उठा लें तो उनके अंदर जो कंसिस्टेंसी वाली बात सारे पैनलिस्ट ने की वो बिल्कुल वजह है कि पीपीपी ने अपने दौर के अंदर एक तो सबसे पहले हमें इस पीस का फैसला करना पड़ेगा। पहले कि CPEC किसने शुरू किया, इस पर सब लोग बहस करते हैं कि किसने शुरू किया, वो तो अलग बात है। पीपीपी के दौर में भी उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी मुद्दत नहीं पूरी की। नून लीग जब 2013 में आई उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, वो खत्म हो गई थी। PTI ने तो गवर्नमेंट ही उस तरह से एसेंशियली पूरी नहीं की, तो यहाँ कंसिस्टेंसी है नहीं। जाहिर है अगर CPEC का मनसूबा जो है, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको मुकम्मल करना है और इनसे हमने को फ़ायदा लेना है, तो एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए जिसके अंदर पता हो जी ये गवर्नमेंट यहाँ पे है,
इसलिए दूसरी बात पे आता हूँ कि अभी भी जो मेरा पिछले पॉइंट भी मैं कर रहा था कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इस बात को करते हैं कि जी कि इलेक्शन शायद आगे हो रहे हैं, शायद इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो ये मेरे ख्याल में, क्योंकि चाइना हमारा एक दोस्त है और चाइना ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, और ये उनका यहाँ आके ये सब तमाम महकमों से मिलना जो है, तमाम लोगों से मिलना जो है, सीनियर जो है हमारे, उनसे मिलना है, ये इसी बात को दिखाता है कि वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और वो फिर आगे चीज़ों को लेके जाएं। अब ये इस चीज़ को मेरे ख्याल में बहुत हो गया है कि जी आप 3 साल इधर हो जाएंगे तो 2 साल इधर हो जाएंगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। इस तरह काम नहीं चलेगा। अब आपने पिछले ही टॉपिक के ऊपर IMF का जिक्र किया, तो ये IMF एंड चाइना ये मिल के जब इनकी सपोर्ट होगी तो इसी तरह चीज़ें आगे चलनी हैं। और आई रियली होप कि ये इस विजिट के बाद जो भी आगे चीज़ें निकलती हैं, ये सारी चीज़ें जो ML1 है और जो बाकी सारी ये प्रोजेक्ट्स जो हैं रिस्टार्ट हों, ये कंप्लीट हों और इससे हमें को फ़ायदा हो, जो हमेशा हमने था कि ये करने का है ही है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो इस चीज़ से। तो इंशाल्लाह मीटिंग तो वेरी पॉजिटिव और होपफुली इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल सही है। हम ये इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मोमेंटम है जो अब इस मीटिंग के बाद हम देखेंगे ये बरकरार रहेगा। इसके साथ ही मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। एहतशामुल हक साहब, नज़ीर लगारी साहब, ज़ाहिर शाह शराजी, असद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।